now we will see investigation of puerperial pyrexia. So before to investigation perform in our client, there are certain principles it should be remember always in investigation of puerperial pyrexia. So these principles are to locate the site of infection. It is very essential to manage or to investigate the puerperial pyrexia, टू लोकेट द साइट ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन किस साइट पर है, इंटरनल साइट पर इन्फेक्शन है या आउटर बॉडी पर इन्फेक्शन है, और उसको उस हिसाब से फिर आपको इन्वेस्टिगेट करना है. एंड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, it is very important to rule out the organism which is responsible for the infection and puerperial pyrexia. So second principle to identify the organism of infection, and to third principle to assess the severity of the disease. कितना सीवियर इन्फेक्शन है, कितना सीवियर उसका ड्रॉबैक क्लाइंट की बॉडी पर पड़ रहा है. तो ये प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है. ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पुएर्पेरियल पायरेक्सिया को और जब भी आप उसको मैनेज कर रहे हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल टू लोकेट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, and to assess the severity of the disease. These are the three principles. And next we will see before the investigation of our client, history. History is very essential, very important. History should be collected in proper way. It will contain antenatal history, intranatal history and postnatal history of any high risk associated risk factor of infection like anemia, prolonged labor and prolonged rupture of membrane. मेम्ब्रेन अगर बहुत समय तक रप्चर हो जाएगी और लेबर का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, लेबर के 3 स्टेजेस नहीं होंगे तो भी इन्फेक्शन का चांस है, जिससे कि आगे चल के क्या हो सकता है, आपके क्लाइंट को हाइपर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया में आपका क्लाइंट शिफ्ट हो सकता है. एनीमिया अगर है तो वो भी प्रॉन है क्लाइंट आपका इन्फेक्शन के लिए. यदि आपके क्लाइंट को प्रोलॉन्ग्ड लेबर के कंडीशन में अगर आपका क्लाइंट रहा है ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड तो वो भी एक लीडिंग कॉज हो सकता है आपका किसका, कि आपका जो क्लाइंट है वो पुएर्पेरियल पायरेक्सिया में शिफ्ट हो सकता है. तो हिस्ट्री आपको एंटीनेटल हिस्ट्री भी कलेक्ट करना है, एंटीनेटल के बाद इंट्रानेटल आपको कलेक्ट करना है, और पोस्टनेटल हिस्ट्री इट शुड बी कलेक्ट इन प्रॉपर मैनर. After the history we will see the clinical examination. So a thorough general physical and systemic examination it should be done. जनरल एग्जामिनेशन में आपका सिफेलोकॉर्डल एग्जामिनेशन आएगा, हेड टू टो एग्जामिनेशन आएगा, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी हमको एग्जामिनेशन हमने ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, उस तरह से हमको फिजिकली एग्जामिन करना है आपके क्लाइंट को. उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सिस्टम वाइज एग्जामिन करेंगे. तो यहाँ पे सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सबसे हमारे जो 2 सिस्टम्स हैं उनको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है. पहला है एब्डोमिनल और दूसरा है पेल्विक एग्जामिनेशन. तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन इट शुड बी थॉरो. All general, physical, systemic and systemic examination, abdominal and especially abdominal and pelvic examination. तो ये 3 चीज़ का, ये चारों चीज़ हमको ध्यान में रख करके, पहली चीज़ हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर ये 3 पॉइंट्स, देन हिस्ट्री के अंदर में एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जनरल, फिजिकल एंड सिस्टमिक. देन वी विल फोकस अपॉन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुएर्पेरियल पायरेक्सिया. तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या, हाई वेजाइनल स्वैब और एंडो सर्वाइकल स्वैब. तो हाई वेजाइनल जब हम कल्चर कलेक्ट करेंगे, इट इज कलेक्ट टू रूल्ड आउट द एरोबिक एंड एनारोबिक पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म कि क्या लीडिंग कॉज है. तो वजाइना के थ्रू और सर्विक्स के थ्रू, एंडो सर्वाइकल के थ्रू हम हाई वजाइनल स्वैब से हम कल्चर प्रिपेयर करेंगे और उसको फिर हम लेबोरेटरी में सेंड करेंगे. एरोबिक है या एनारोबिक जो भी लीडिंग कॉज है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रूल्ड आउट करने के लिए. देन मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर शुड बी कलेक्ट टू फॉर द सेंसिटिविटी रिएक्शन टेस्ट. उसके लिए भी हम मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर को हम कलेक्ट करेंगे. देन ब्लड
अभी ब्लड को हम क्यों चेक करेंगे, तो ब्लड को हम चेक करेंगे, हम उसमें चेक करेंगे टोटल WBC वाइट ब्लड सेल्स को हम कितना है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्लड को लेंगे। उसके बाद हमें हीमोग्लोबिन का क्या स्टेटस है वो चेक करना है ब्लड सैंपल के थ्रू। उसके बाद हमको ये चीज़ भी देखना है, लो प्लेटलेट्स काउंट है, अगर लो प्लेट काउंट है तो फिर ये एक इंडिकेशन है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। अगर लो प्लेटलेट काउंट है तो फिर यहाँ पर भी आपको फर्दर आपको कंसीडर करना है आपके क्लाइंट का। तो ब्लड को आप टेस्ट किस के लिए करेंगे, ब्लड को हम टेस्ट करेंगे WBC के लिए, फिर हम HB के लिए, और फिर हम प्लेटलेट्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम ब्लड को टेस्ट करेंगे। और उसके बाद अगर थिक ब्लड आपको इसमें अगर कुछ प्रिपेयर हुआ है तो फिर हम उसको मलेरिया के लिए हम उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका हमने एक लीडिंग कॉज देखा था मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर ब्लड में है तो फिर हम उसको मलेरिया के लिए भी उसको हम सैंपल को मलेरिया टेस्ट के लिए भी हम उसको भेजेंगे। फिर है पेल्विक सोनोग्राफी। तो पेल्विक सोनोग्राफी इसलिए किए जाएगी कि पेल्विक सोनोग्राफी के थ्रू हम जो भी इंटरनल पेल्विक ऑर्गन्स में कोई भी रिटेन्ड बिट्स या यूट्रस या कॉन्सेप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स रिमेन्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, अगर वो है तो उसके लिए अगर डाउट है तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे। अगर कोई फ्लूइड है या कोई पस है या और भी पुरुलेंट कलेक्शन दैट इज कलेक्टेड इनसाइड द पेल्विक कैविटी, उसको हम आउट करने के लिए, उसको हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। या लोकल कोई लीजन या एब्सेस है या कोई भी अगर सेप्सिस का लीडिंग कॉज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, तो वो हम उसको असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पेल्विक सोनोग्राफी करेंगे। और उसके बाद CT और MRI। अगर थ्रोम्बोसाइटिस है तो थ्रोम्बोसाइटिस को डायरेक्ट अगर वेन थ्रोम्बोसाइटिस है तो उसको हमको असिस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CT स्कैन और MRI स्कैन कराना होगा। फिर उसके बाद में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया के लिए हम एक और इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे। अगर आपका क्लाइंट सस्पेक्टेड है निमोनिया के लिए या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, अगर एटेलेक्टिसिस है या निमोनिया है तो उसको भी कंफर्म करने के लिए चेस्ट एक्सरे हमारे क्लाइंट का होना है। उसके बाद है ब्लड, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये बहुत ही रेयर है, ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत रेयर होता है। ये इसलिए होता है कि ब्लड, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स हम इसलिए चेक कराते हैं कि कहीं हमारे क्लाइंट में रीनल फेलियर का कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये बहुत रेयर होता है। पर अगर ये जो टेस्ट लगाने के बाद भी आपके पास में जो भी लीडिंग कॉज का आपको अगर पता नहीं चल पा रहा है कि पिपेरियल पायरेक्सिया का कॉज क्या है, तब हम लास्ट में ब्लड, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का भी टेस्ट होता है, जिससे कि हम रीनल फंक्शंस का जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसका फिजियोलॉजी है, हम उसको असेस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पिपेरियल पायरेक्सिया, प्रिंसिपल्स, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड द ऑल द diagnostic evaluation to rule out the Puerperial pyrexia.